बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान बदअतमादी की फ़िज़ा ताहाल बरकरार है और दोनों की जानिब से सख्त तरीन बयानात का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। इसके बावजूद पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुसलसल मुतहर्रिक भी नजर आता है। ताहम आज भी पाकिस्तानी हुकाम ने मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से राबते किए और मुज़ाकरात में जारी तातुल ख़त्म कराने के लिए कोशिशें जारी रखी। इन काविशों का इतराफ़ बैनुल-अक़वामी मीडिया भी कर रहा है। आज ही फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एक तज्ज़िये में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गैर मामूली सिफारती महारत को तस्लीम करते हुए लिखा कि वो अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात को बहाल रखने के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सियासत की पेचीदगियाँ और गहरे इख्तलाफात उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान बने हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये पेचीदगियाँ हैं क्या और ये ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही। इसका जवाब हमें दोनों फ़रीक़ैन के बयानात से मिलता है, जिससे वाज़ेह होता है कि सबसे बड़ी रुकावट बदएतमादी की फ़िज़ा है। यही बदएतमादी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। मिसाल के तौर पर जंगबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसीक़ के बावजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल सख्त बयान दे रहे हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी बहरिया को इन तमाम कश्तियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है जो आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें करें। उनके मुताबिक अमरीकी टीमें इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में माइन क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही हैं और उन्होंने ये भी हिदायत दी कि ये कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ। इस सूरत हाल से ये तासुर मिलता है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में सख्त पॉलिसी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जबकि दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जब तक इस बहरी नाकाबंदी या दबाव की सूरत हाल ख़त्म नहीं होती वो किसी भी मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त नहीं करेगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया ईरान भी किसी हद तक गलत फहमी या सख्त मौक़िफ़ का शिकार है या फिर ये एक सोचा समझा दिफाई मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब अगर हम मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल देखें तो सिफारती महाज पर पाकिस्तान को तो अहम कामयाबियाँ मिल ही रही हैं, लेकिन अंदरूनी सतह पर बिलखसूस किसान तबका मुश्किलात का शिकार है। पंजाब में गंदम की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। हुकूमत ने गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये फी मन मुकर्रर की है और ऐलान ये किया है कि खरीदारी पंजाब हुकूमत की 11 नामजद कंपनियों के जरिए की जाएगी। किसानों को तकरीबन 6 अरब रुपए मालियत का बारदाना मुफ्त फ्राहम करने का वादा भी किया गया। ताहम ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। अब तक सिर्फ तकरीबन 44,000 किसान रजिस्टर्ड हो सके हैं, जबकि सूबे भर में किसानों की मजमूई तादाद 40 लाख से ज़ायद है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सूबे के 400 सरकारी गोदामों में से सिर्फ चंद ही फ़ाल हो सके हैं, जबकि बाकी गोदाम अभी तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुए। इस ताख़ीर के बायस किसान मजबूर हैं कि अपनी फसल ओपन मार्केट में 2700 से 2800 रुपये फ़ी मन के हिसाब से फ़रोख्त करें, जो हुकूमती निर्ख से बहुत कम है। हुकूमत ने इस साल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत गंदम खरीदारी का नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन निजी कंपनियों की जानिब से भी खरीदारी का अमल अभी मुकम्मल तौर नहीं हो सका, जिससे किसानों में बेचैनी और इज़्तिराब मज़ीद बढ़ रहा है। यही हमारे आज के टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी रिजवान रज़ी साहब से, साराना साहब से और फॉर्मर एम्बेसडर और सीनियर जर्नलिस्ट जावेद मलिक साहब भी हमारे से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हैं। उन्हें से स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू को देखें या ईरान के सख्त बयानात को देखें, इन दोनों के बाद आपको जंगबंदी की मजीद तौसी या फिर मुज़ाकरात का दूसरा दौर होता हुआ नजर आ रहा है? जी, ज़रियाब साहिबा, आपने बहुत अच्छा है अपनी इंट्रोडक्शन में ऑलमोस्ट उन तमाम पॉइंट्स का जो इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं और अहम भी हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें इस वक्त जो है मैं समझता हूँ हमारी पिछली गुफ्तगू के बाद डेवलपमेंट्स हुई हैं। अगर आप उस पे मुझे मौका देंगे तो मैं जी जी। बताऊँगा। देखिए, एक तो ये है कि जो ईरान के हवाले से हम जानते हैं कि फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा हुआ था, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी कि वहाँ पे जो है मामलात को जहाँ पे आपको उनको लग रहा था या ओवरऑल एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, उसको पूरी करने की कोशिश हो रही थी ईरान की तरफ से। क्योंकि पहले 10 पॉइंट्स आए थे, लेकिन अभी ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है मुख्तलिफ ज़राए से, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ मज़ीद 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं। अच्छा, उनमें वो से क्या? एक जो है हम्म आपना हुर्मुज़ जो है वो, क्योंकि हमने पहले प्रोग्राम में भी बात की थी कि पहले हम्म जंग से पहले आपना हुर्मुज़ एक इशू नहीं था, यानी इश्यूज कुछ और थे जिसकी वजह से जंग हुई, लेकिन आपना हुर्मुज़ एक लेटर डेवलपमेंट हुई। उसके बाद पहले तो उसको ईरान ने ब्लॉक किया, जी फिर अब जी जी अमेरिका जी। ने भी ब्लॉक कर दिया। तो हम्म अब जो एक चीज सामने आ रही है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कि वो ये है कि ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि वो जो आपना हुर्मुज़ का कंट्रोल है, वो ये समझते हैं कि वो उनके पास रहे, यानी वो उस जो भी शिप्स वहां से आती जाती हैं उनके हवाले से कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा वो ये कहते थे कि उनकी काफी नुकसानात हुए हैं, जी तो वो ये जी जी। समझते हैं अगर वहां पे टोल लगा लिया जाए तो उसके नतीजे में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम जो है वो हो सकती है। जनरेट हो जाएगी। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की अगर आप पोस्ट देखें
तो वो भी ये कह रहे थे कि आई थिंक वो तो क्योंकि थोड़ा एग्जैजरेट कर जाते हैं, वो कहते हैं $200 मिलियन अ डे का नुकसान हो रहा है उसको हमारी ब्लॉकेड की वजह से। तो ऑब्वियसली अगर वो नुकसान को अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वो फायदे में बदल सकता है अगर वो खुल जाए तो $200 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब ये आपको एक इंडिकेशन मिलेगी कि ये कौन कौन सी चीजें हैं जो बाद में डेवलप हुई हैं, और उसके बाद अब ये भी जेर बहस हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो आबनाए हुर्मुज है, कानूनी तौर पर ये कोई ईरान का पानी नहीं है, ये दिस इज अ इंटरनेशनल वाटर। कुछ माइल्स तक उनका है टेरिटोरियल, उसके ऊपर आप कह सकते हैं क्लेम, लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो ओमान के साथ है। तो अगर लेकिन ये इस लेकिन तरह की जावेद मलिक साहब, अगर ये वाटर आप कह रहे हैं ना कि इसके ऊपर हक कुछ हद तक ईरान का है, लेकिन सारे के ऊपर तो काबिज नहीं हो सकता। लेकिन यही बात अमेरिकी सदर को भी समझना होगी, क्योंकि नुकसान तो ऐसे में इस खित्ते के रहने वाले दीगर ममालिक और उनके शहरियों का भी हो रहा है ना साथ साथ। एग्जैक्टली, न सिर्फ ईरान का बल्कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है। मुतासिर बिकॉज है, देखिए बिल्कुल वहां ऐसे ही पे है। उस पूरी आबनाए हुर्मुज के अंदर से गुजरने वाली जो शिप्स हैं, चाहे वो सिर्फ तेल और गैस नहीं लेकर जाती हैं, वो खुराक भी लेके जाती हैं, फर्टिलाइजर्स भी लेके जाती हैं, बहुत सी लॉजिस्टिक नीड्स हैं जो उस पूरे खित्ते की हैं। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो कंट्रीज सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं वो ऐसी कंट्रीज नहीं है कि जो ईरान की दुश्मन है। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, वो तो ईरान की दुश्मन ट्रू। नहीं है। इवन मेरी नजर में तो गल्फ ममालिक का भी कोई दुश्मनी नहीं है ईरान से। ईरान ने उन हम्म। पे हमला किया है, लेकिन वो समझते हैं कि इस मसले का हल होना चाहिए। तो एक तो ये इशू है। दूसरी जो चीज है वो वहीं पे है जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात करने की कोशिश की थी, और मुझे मेरी गुजारिश होगी रिजवान भाई से भी कि वो इस पे थोड़ा रोशनी डालें कि जो ईरान का इंटरनल डायनामिक्स है ना, उनका उनका जो डिसीजन मेकिंग का, सही। उसके हवाले से एक तो उनकी वो सिविलियन क़यादत है जो हमारे मुल्क में तशरीफ लेकर आई थी, लेकिन असल जो पावर है वो ये लोग कहते हैं कि वो IRGC के पास है, यानी जो पासदारा है इनकलाब, और उनका एक जरा हार्ड लाइन मौकिफ है। वो कुछ मेरी देखिए ईरान की तारीख चले अगर मैं आप नजर इसी को डालेंगे। ही आगे लेकर चलती हूँ, जो आपने क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया रजी साहब से, उसका जरा जवाब मालूम करते हैं। रजी साहब, वाकई जो पावर सेंटर है, ये डिसीजन मेकिंग जो एक है सेंटर या टेबल, वो मुख्तलिफ है। यही वजह है कि अभी तक मुज़ाकरात की कामयाबी या मुज़ाकरात का दूसरा दौर होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। और फिर दूसरा ये भी कि आपको इस वक्त ईरान की रेड लाइन नज़र क्या आ रही है? देखिए, ईरान की रेड लाइन पहली तो ये है कि ये तासुर किसी भी जगह पे नहीं जाना चाहिए कि जैसे ईरान ने मजबूर होके या झुक के या एक शिकस्त खुर्दा फरीक के तौर के ऊपर ये एग्रीमेंट किया है। इस पे वो कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ईरान ने अपने आप को मेंटेन करके इस सतह के ऊपर ही अपनी आप समझते हैं कि उसके लिए फिर डोनाल्ड ट्रंप को भी जरा भड़के कम मारना होंगी? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो आप गारंटी नहीं दे सकते ना। वो सिर्फ अकलौते ईरान के मौजू के ऊपर तो बढ़ के नहीं मार रहे ना। आज उन्होंने जो कुछ इंडियंस के बारे में कहा है, अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में कहा है, और जिन अलकाब से उनको याद किया, मैं तो वो अल्फाज दोहराने की भी जसारत नहीं कर सकता, इतने कि वो खौफनाक हैं जो उन्होंने इंडियंस के बारे में या अमेरिकन इंडियंस के बारे में कहे हैं, या इंडियन अमेरिकन के बारे में कहे हैं। तो वो तो कुछ भी कहते हैं ना। हमारे इसार भाई ने बताया था, इसार राना साहब ने, कि जब वो सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो उनके बयान कुछ और होते हैं। फिर जैसे जैसे कोर्स चलते जाते हैं खाने के, मशरूब बदलते जाते हैं, तो मशरूब बदलते जाते हैं तो उनके बयानात भी बदलते जाते हैं। एक शख्स सुबह से लेके शाम तक कितने रंग बदल रहा है, फिर ईरान का तो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे मुज़ाकरात की कामयाबी को लेकर। वैसे मलिक साहब, इस तरह की डिप्लोमेसी हमने सारी उम्र नहीं देखी कि सुबह काली कॉफी पी के बयान कुछ और है और रात को सपर खा के बयान कुछ और है, और उसके बाद पूरी कौम जो है, पूरी दुनिया देख रही है। आपकी बात सुन के मुझे लगा कि मशरूब की बात आपने की तो कुछ लस्सी पेश की जाए उनको, थोड़ा शायद ठंडे हो हाँ, जाए। शायद वो थोड़ा सा ना वो ठंडे हो जाए। अच्छा, लस्सी वाला आइडिया वैसे नहीं आया था पहले किसी को। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो वो चाहेगा कि एक तो कोई तासुर ना जाए कि जैसे उन्होंने कोई झुक के या प्रेशराइज होके किया। अगरचे अमेरिका पेंटागन ने ये डिमांड भेजी है कि $4 ट्रिलियन के फंड्स दिए जाएं, क्योंकि बम्स और मिसाइल की जो इन्वेंट्री है अमेरिका की, वो 60% डाउन हो गई है। तो इसका मतलब है कि 60% का ज़्यादा हिस्सा तो उन्होंने गल्फ वॉर के अंदर स्पेंड किया होगा ना। अगरचे ये बात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ट्रंप साहब भी अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और वो भी ये तासुर नहीं देना चाह रहे, बल्कि उन्होंने अपनी फतह का, खुद साख्ता फतह का ऐलान भी करना शुरू कर दिया। राना साहब को भी शामिल कर लूँ। राना साहब, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं
और करते भी रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके जब डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म के सख्त बयान देंगे, अमेरिकी बहरिया को भी कह देंगे कि हर उस कश्ती को निशाना बनाकर तबाह कर दे जो आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, ईरान का तो उसमें कुछ नहीं जा रहा। नहीं देखें, मैं कर्ज करूँ तो जो मलिक साहब जो सॉरी रजी भाई ने बात की है ना, अगर ये मैं कहता ना तो मेरे पे बड़ा कुछ वो होता कि देखो जी मैंने आपने एक बिल्कुल टेक्निकल बात की है कि अगर पंचायत टूट जाए तो बहुत मसाइल हो जाते हैं। ये बात मैं दबे दबे लफ्ज़ों में काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ। पाकिस्तान की खैर रखे, मेरी दुआएं हैं। ग्रेटर इसराइल का मंसूबा खाक में मिल गया, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड खाक में मिल गया, बोर्ड ऑफ पीस खाक में मिल गया, ठीक है। जो एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किए थे वो सारे खाक में मिल गए ईरान की वजह से, क्योंकि ईरान खड़ा रहा अपनी जगह पे और उसने इन तीनों मंसूबों को तबाह बर्बाद कर दिया। और इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो इससे अब ईरान से क्यों खुश होंगे? वो तो सारे ख्वाब देखते थे कि यार हम तो उसका हिस्सा हैं और हमारा कद भी बढ़ गया है, हम चौधरी के साथ बैठेंगे। ईरान ने वो सब खत्म कर दिया। और एक और जुमला सुनिए, देखें वो जो मर्जी कहे, क्या कहते हैं ट्रंप, लेकिन हकीकत ये कि आज ईरान ने अपने मरकजी बैंक में आबनाए हुर्मुज़ से जो उसने टोल टैक्स लिया वो जमा करवाया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि वहां से उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तमाम तर अमेरिका की उसके बावजूद वहां से मिल रहे हैं। और अमेरिका जितना मर्जी कोई कहे कि जी ठीक है ये उसकी मुकम्मल जगह जमीन पानी उसका नहीं है ईरान का, लेकिन पानी ईरान और ओमान का ही है, अमेरिका का नहीं है, ठीक है ना। ये अगर इसका कोई फैसला कभी होगा तो वो ईरान और ओमान करेंगे, अमेरिका नहीं कर सकता। ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन जब आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की सिफारतकारी के मुस्तकबिल के हवाले से। जावेद मलिक साहब आप ही से आके सबसे पहले कमेंट स्टार्ट करूंगी, ब्रेक के बाद नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर सिफारती जो इस वक्त जिम्मेदारी है वो ऐसा लगता है कि हर गुजरते लम्हे के बाद बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान ने तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और इसकी न सिर्फ पूरी दुनिया मुतरफ़ है, आज बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स में भी इस बात का एतराफ़ किया गया कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की गैर मामूली सिफारती महारत के बायस ही मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जावेद मलिक साहब मुझे ये बताएगा, खुदा न खास्ता जिस तरीके के मामलात चल रहे हैं, अगर जंगबंदी में तोसी होती रहती है और मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नहीं हो पाता तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस या पाकिस्तान ने अब तक जो भी कोशिशें की हैं, क्या दुनिया इन्हें रायगा जानेगी? जी, मैं अगर मुझे आप 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पे आता हूँ। बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर करना जो है वो ज़रूरी है। मुख्तलिफ आरा हैं। देखिए, जो गल्फ ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, वो उनके बारे में ये आपको जहन में रखना चाहिए कि वो एक उनको अल्लाह ने जो ज़खायर दिए हैं तेल और गैस के, उन्होंने उनको बड़ा पॉजिटिवली यूटिलाइज करके उनका कंप्लीट फोकस जो है उन्होंने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ रखा है। यानी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, उनकी किसी भी इथॉस के अंदर जंगजूई या किसी किस्म की जारहाना अज़ाइम है ही नहीं। अब ये जो एक प्रॉस्पेरिटी का मॉडल गल्फ में क्रिएट किया गया है, मेरी नज़र में, मैं चाहूँगा कि राजी भाई और राना साहब देखें, इस्लामी दुनिया के ऊपर आप नज़र डालें तो यही एक इलाका नज़र आता है जहाँ पे आपको एक तरक्की हो रही है, तामीर और तरक्की हो रही है। यहाँ पे 200 नेशनैलिटीज़ के लोग आके रहते हैं। वो क्यों आके रहते हैं वहाँ पे? बिकॉज उनको नज़र आता है कि यहाँ पे उनके लिए प्रॉस्पेरिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक मॉडल दुनिया को खलीजी ममालिक ने दिया है जिसकी दुनिया तारीफ कर रही है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि हमारे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मिलियन से ज्यादा, यानी 5 मिलियन, आप जानते हैं कि कई ममालिक की आबादी है, यानी ऑलमोस्ट अ कंट्री, जो आप समझते हैं कि हमारे लोग वहां रहते हैं और वहीं से रहने के बाद वो वहां से तरसीलात ज़र करते हैं आपको, जो आपकी इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। मैं उनकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, जो वो सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वहां पे रहते हैं। तो ऑब्वियसली इस मॉडल को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इनका कोई ऑफेंसिव पोस्चर नहीं। अगर किसी दो ममालिक हैं उनके दरमियान अगर आपस में कोई डिफेंस एग्रीमेंट है तो ये उनका सॉवरेन राइट है। हर मुल्क का हक होता है कि वो किसके साथ अपना एग्रीमेंट करे और वो ओपन है, उस पर कोई ऐसा नहीं है कि वो छुप के कर रहे हैं या कोई प्रॉक्सी है। वो एक डिफेंस एग्रीमेंट है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान है। आपने देखा कि अभी जो जंग हुई पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान, जो डिफेंस एग्रीमेंट था वो बरकरार है और अभी हमारी एयरफोर्स भी वहां पे स्टेशन है।
क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई मुल्क इसको तोजी बनाकर पाकिस्तान पे हमला कर दे या सऊदी अरेबिया पे हमला कर दे कि पाकिस्तान के अड्डे हैं वहां? नहीं, अड्डे नहीं है, ये एक डिफेंस पैक्ट है। खैर, आपके सवाल की तरफ मैं आता जी। हूं। देखिए, ये चीज बहुत अहमियत की हामिल है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, इनकी जो सफारतकारी है उसकी तायीद पूरी दुनिया में हो रही है। आपने होती जिस है। रिपोर्ट का जिक्र किया वो बिल्कुल एक ऐसी रिपोर्ट है जिसको दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि जैसे आपने कहा कि आपको लग रहा है, हम सबको लग रहा है बेसिकली, कि इस्लामाबाद के अंदर जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होने थे वो नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि गो के बाजाब्ता तौर पर इस्लामाबाद में बैठक नहीं लगी उस तरह की, लेकिन यानी पसे पर्दा वो मुज़ाकरात जारी हैं। ठीक है। हमारी फॉरेन ऑफिस की टीम हो, चाहे वो फील्ड मार्शल की अपनी टीम हो, वो डायरेक्ट राब्ते में है, न सिर्फ वॉशिंगटन के साथ बल्कि तेहरान के साथ। तो ऐसा ना समझा जाए कि क्योंकि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इस्लामाबाद में भी मुनक्किद नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि तात्तुल है या बिल्कुल डेड लॉक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उन तमाम सुकम जो मुश्किलात हैं, जो पेचीदगियां हैं, उनका हल तलाश कर सकें, क्योंकि जब कभी ये सेकंड राउंड हो तो फिर वो नतीजा खेज साबित हो। तो मैं समझता हूं इसको मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए। और अभी आपको पता होगा, जैसे कि आपने रिपोर्ट का जिक्र किया, खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं कि फ्राइडे की बात कर रहे हैं, तो मतलब समथिंग इज हैपनिंग। लेकिन वो क्योंकि इतनी ज्यादा एक्टिवली रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो हमें लग रहा है तात्तुल है। तो मैं तो अभी भी पुरुमीद हूं इस हवाले से। ठीक है। जावेद मलिक साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद आप भी अभी तक पुरुमीद हैं या आप कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं नहीं, इन मैं टॉक्स बिल्कुल को? पुरुमीद हूँ। मुझे याद है जब ये मुज़ाकरात से की डोल डाला गया था और ये पिछली दफ़ा जब ये एडजर्न हुए थे और जेडी वैंस साहब वापस गए थे, जी, तो जी। उस वक्त 24 और 25 का जिक्र आया था कि नेक्स्ट जो है वो 24 और 25 को हो सकता है। आज 23 है, कल 24 है और परसों 25 है, तो कुछ हो सकता है। और अमेरिकन ने चूंकि 24 और 25 का कहा था, तो इसलिए ऐन मुमकिन है कि अगले 2 दिन में आपका और मेरा वीकेंड खराब हो। लेकिन जवेद हम तो भाई चाहते हैं कि इस बार हो, क्योंकि भाई इस की- खित्ते में अमन आते देखना कौन नहीं चाहता सर। जवेद भाई की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए, हम इस स्टूडियो से निकलें और शहर लाहौर की किसी अहम शहरा पे चले जाएं, वहाँ पे हमें यूएई की मोहब्बत के निशान नज़र आएंगे। शेख ज़ैद हॉस्पिटल कितने लोगों को वो इस वक्त शिफा बांट रहा है। वो उनकी डोनेशन थी और 2 दफ़ा दिए थे उन्होंने पैसे शेख ज़ैद लाहौर के लिए। एक दफ़ा गुम हो गए थे, फिर दूसरी दफ़ा हमने उन्हें बताया कि गुम हो गए, उन्होंने फिर दिए थे। सुल्तान अल नहयान जी, ठीक है ना जी। आप उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में घुस जाइए, वहाँ पे इस्लामिक सेंटर है, शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर। वो पूरे का पूरा और शाहकार है वो तामीरात का, वो यूएई की गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। यार, मेरा मतलब है कि उनसे मोहब्बत और उनका पाकिस्तान के लिए सपोर्ट के जो निशानियाँ हैं वो आपको पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में मिल जाती हैं। तो ऐसे सूरत में सोशल मीडिया पे उनके बारे में गैर जिम्मेदाराना बातें करना मेरा ख्याल है बहुत नामुनासिब बात है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है। ये बात मैंने कहा कि मैं ज़रूर कर दूं। वो वाहिद मुल्क है, सऊदिया भी नहीं है, कि जिसकी इस तरह से मोहब्बत की निशानियां पाकिस्तान के साथ जो है वो आपको हर गली मोहल्ले में मिल रही हों और हर शहर में मिल रही। ठीक। ठीक है ना जी। तो इसलिए आप पिंडी इस्लामाबाद में चले जाइए, आप रहीम खान कराची, इवन सर वो पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक ठीक है सेंटर की रज़ी जो साहब। इमारत है वो यूएई की गवर्नमेंट ने दी है सर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आज वक्त बड़ा कम है ना। तर्जमान व्हाइट हाउस की जानिब से एक स्टेटमेंट आई कि जंग अब ईरान में सख्तगीर और मोतदल हलकों के दरमियान है। मलिक साहब भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे कि ऐसे लगता है कि जैसे पावर सेंटर डिवाइड हुआ है। आपको भी ऐसा लगता है कि 2 धड़े बन चुके हैं ईरान में? कितना टाइम है ब्रेक से पहले नहीं, का? 2 मिनट तो है, 2 आप बोल मिनट है, लीजिए। ठीक है। देखें जी, वहाँ पे जितना मर्जी कोई आपस में ये कर दें कि जी वहाँ पे 2 आप धड़े बन कहते गए रहें। हैं, वहाँ रिजीम चेंज नहीं होगा। ठीक। ताकतवर या ये इस तरह का कोई उल्टबाजी नहीं लगेगी सिस्टम में। सिस्टम उनका यही रहेगा और डिसीजन पावर जो है वो वही होंगे जो पहले हो रहे हैं। ठीक। महफूज लफ्ज़ों में इससे अच्छी बात मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात यह कि मुझे भी रज़ी साहब की तरह और क्या कहते हैं मलिक साहब की तरह यकीन करें अपने खलीजी ममालिक से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल ये, मेरे कुछ रिश्तेदार यूरोप में गए या इधर उधर गए, कुछ साल बाद वो उनके सिटीज़न हो गए। हम वहाँ जाके कमी ही क्यों रह जाते हैं, चाहे 100 साल लगा लें, चाहे हम वहाँ 200 साल जिंदगी, मेरी अगली नस्ल भी आ जाए तो वो कमी ही रहेगी, वो उनका हिस्सा नहीं बनेगी। हम दूसरे दर्जे के ही शहरी रहेंगे। हालांकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान भाई होते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कोई साइंस होगी जो मुझे नहीं समझ आ रही।
और अगर हमारे 5 मिलियन लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो वो 500 का काम कर रहे हैं तो 100 रुपए उन्हें मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती मजदूरी जो है वो पाकिस्तानी और बंगाली देते हैं, ठीक है ना। सो कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा हमारे बाप पे, हम उनको बहुत कुछ करके देते हैं तो कुछ हमें मिलता है। तीसरी बात यह है कि ठीक है उनसे हमें अकीदत की कोई भी इंतहा हो सकती है, लेकिन दुनिया चलती है मुफादात के ऊपर, दुनिया जज्बात पे नहीं चलती। अगर इस क्रिटिकल मौके के ऊपर जब पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत मुश्किल का शिकार था, आप कहते हैं नहीं जी पैसे कटो साढ़े वापस करो, आपको थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि इस टाइम ये इस पोजीशन में नहीं है। वैसे तो खैर हम पिछले 70 साल में भी कभी इस पोजीशन में नहीं हुए, लेकिन चलें फर्ज करें कि अगर ऐसा हुआ है, नाजुक मोड़ है, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते, कौन सी ऐसी बात थी। और फिर आखिरी बात इसके बाद में देखें, अब हॉस्पिटल बने इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारा कुछ हुआ कोई शक नहीं है। वैसे तो यूएसएड वाले भी यहाँ पे बहुत पैसे खर्चते हैं, हेडपंप भी लगवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आम आदमी के दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं पैदा होती तक कि हमें खुद एहसास ना हो कि ये हमारी इज्जत कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं अपने प्यारे खलीजी ममालिक से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो भाई उनका वैसे ही गुलाम हूँ, ठीक है, और हमने तो सारा कुछ अपना सीखा ही उनसे है, लेकिन अब वो कुछ हमसे सीख लें, और हमसे ये सीख लें कम से कम कि खुद ही जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। आई एम सॉरी, मैंने हुर्मत जो है खवातीन की इस सरजमीन से सीखी थी, लेकिन मुझे दुख हुआ जब ट्रंप आया और वहाँ पे बच्चियों ने बाल खोल के उसके आगे रक्स किया ना, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। सो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इनकी तकदीस और इनका एहतराम अपनी जगह पे, इन्हें भी अपना किबला ठीक करने की ज़रूरत है। चल वो तो वक्त रहते मालूम हो जाएगा कि खलील अपने लिए जो है ना वो क्या बेहतरीन फैसला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ईरान अमेरिका के मामला नहीं है, ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान भी जो एक खलिश पैदा हुई उसका भी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जावेद मलिक साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट में मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, गंदम की फ़रोख्त किसानों के लिए एक बार फिर से दर्द-ए-सर बनी हुई है। सरकारी कीमत मुख्तस है, कहा यह गया है गंदम की सरकारी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर है फी बोरी के हवाले से, लेकिन बावजूद इसके ओपन मार्केट में जो किसान है वो 27 से 2800 रुपये में अपनी एक बोरी बेचने पर मजबूर है। ये परेशानी की वजह क्या है, इसका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद काउंसिल खालिद खोकर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन दूसरे का मामला ये भी कि गंदम भी तैयार है, कटाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो खरीदारी का अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। इससे गंदम जो है वो किस हद तक मुतासिर हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ज़ाया हो सकती है। खालिद खोकर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, एक बार फिर गंदम की फ़रोख्त का मामला आप लोगों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है, इससे छुटकारे का कोई हल किसानों के पास मौजूद है या नहीं? जी, पहली बात तो ये है कि फौरी तौर पे फूड डिपार्टमेंट को खत्म किया जाए पंजाब से। अच्छा, इन्होंने पिछले साल एक नया सिस्टम लेके आए थे, EWR सिस्टम, जिसके तहत खरीदारी कर रही थी, लेकिन हमारी गंदम खत्म हो गई, वो सिस्टम चालू ना हो सका। इस सब 11 कंपनीज लेके आए हैं कि जी हम 1 अप्रैल से खरीदारी करेंगे। आज 23 तारीख होगी, अभी तक हुकूमत ने खरीदारी शुरू नहीं की, बल्कि कल से आज से फूड डिपार्टमेंट ने बदमाशी शुरू कर दी है काश्तकारों के साथ। कहाँ के बदमाशी, खरीदारी नहीं की इन्होंने, लेकिन बदमाशी शुरू कर दी है। आज जिनकी गंदम सिंध में या KPK में या बलूचिस्तान में जा रही थी, सारे ट्रक उन्होंने पकड़ लिया है जी। एक लोकल जो खरीदारी हो रही थी सारी रोक दी है इस वक्त। और वो ट्रक पकड़ने की वजह खालिद साहब? जी जी, हेलो। हाँ जी जी खालिद साहब, मैं पूछ रही हूँ वो ट्रक पकड़ने की वजह क्या थी, क्यों पकड़े गए वो ट्रक? वजह यह है कि इन्होंने पहले खरीदारी नहीं की। अब जब रेट बेहतर हो गया है, काश्तकार को जब अच्छा रेट मिलने लगा है, पहले तो हमें रेट मिल रहा था 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, हमें असल रेट से 160 अरब रुपए कम मिला। अब जब जाके आज रेट बेहतर हुआ है, रेट 34-3500 जब रेट हुआ है, काश्तकार को जब मुनासिब कुछ जो इन्होंने अनाउंस किया था वो रेट मिलना शुरू हुआ है, तो उस वक्त फूड डिपार्टमेंट ने टोटल बदमाशी शुरू कर दी अपनी नलायकी छुपाने के लिए। हालांकि हकीकत यह है कि अपने ये अरेंजमेंट नहीं कर सके, यानी उन कंपनीज के बैंकों के साथ अरेंजमेंट नहीं करवा सके। ये काम जो 2 महीने पहले होना चाहिए था वो कल तक नहीं हुआ, अंदाजा कर ले। यानी कि ये जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जिनके पास इतने बड़े बड़े दफ्तर हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, अच्छा काम, अगर उनका काम देखा जाए तो उनका काम जीरो है इस वक्त।
यानी कि काश्तकार का 160 अरब रुपया जो असल रेट से उसको रेट 3500 से जो रेट उसे कम मिला, तकरीबन ऑन एवरेज 400 रुपए फी मन कब मिला। अब आके जब रेट उसको मिलना को शुरू हुआ, जब खरीदारी शुरू हुई, इंटरनेशनल रेट बढ़ गया, आज 34-3500 रेट आया तो इन्होंने क्रैकडाउन तो शुरू खालिद कर साहब, दिया। हाँ खालिद साहब, यही मेरा सवाल है कि अगर हुकूमत खुद भी नहीं खरीद रही, आपने कहा कि 1 अप्रैल से कहा गया था कि खरीदारी शुरू कर दी जाएगी, ओपन मार्केट में भी किसान को नहीं बेचने दे रही, तो फिर इतनी जखीरा की गई गंदुम का होगा क्या? और उसके अलावा जो किसानों के पास गंदुम में गोदामों में गंदुम मौजूद है, कटाई का अमल भी जारी है, वो गंदुम कहाँ जाएगी? देखे ना, ये तो काश्तकार के साथ सरासर जुल्म हो रहा है, इसीलिए तो मैं चीख रहा हूँ। मैं तो कल 11 बजे लाहौर प्रेस क्लब में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी चीज के ऊपर कर रहा हूँ कि हमारे साथ काश्तकार के साथ तो ज्यादती हो रही है। सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं हो रही, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान की मईशत तबाह की जा रही है। गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। अगर गंदम की फसल का हमें पैसे रेट नहीं मिलेगा, अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो फिर अगली फसलें नहीं हो सकती। तो कल के रोज खालिद साहब क्या मुतालबात होंगे आपकी हुकूमत से? मेरा हुकूमत से एक ही मुतालबा होगा कि खुदा के लिए इस फूड डिपार्टमेंट जिसकी प्रोग्रेस जीरो है उसको बंद कर दे। मेरा ये मुतालबा होगा। खोखर साहब, आज एक सरकारी नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी बारदाने का इजरा शुरू हो गया है, कर दिया गया है। क्या ये इसमें कोई हकीकत है सर? मुझे आप एक चीज बताएं, आज 23 तारीख को 80% आपकी गंदम निकल चुकी है। जो 80% बेच चुके उनका क्या कसूर है? देखे ना, ये यानी कि आप ये देखे ना, इनको ये मामला तय करने चाहिए थे हमारी हार्वेस्टिंग से पहले। अच्छा, क्या इनको तनख्वाहें नहीं मिलती रही पूरा साल? जी बिल्कुल। क्या पूरा साल गाड़ियां इनके पास नहीं थी, दफातर इनके पास नहीं थे? ये क्या करते रहे हैं? वो सलमा भट्ट साहबा क्या करती रही हैं? वो आलू तो हमारे रेट रुकवाने के लिए पहुंच जाती हैं, वहां तो पहुंच जाती है कि 8 रुपए किलो ऊपर आलू ना बिके, 2 रुपए किलो से ऊपर गोभी ना बिके। यहाँ वो कहाँ थी? उसकी मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा दे, उसने क्या कहा है इस बारे में, उसने क्या कोशिश की है? अगर ये प्राइवेट कंपनीज जो 11 कंपनी उन्होंने सिलेक्ट की है, उनके बैंकों के साथ बैठ के डील करवानी थी, इन्होंने करवानी थी, काश्तकारों ने तो नहीं करवानी थी। सही। बड़े अफसोस के साथ खालिद साहब, पिछले साल भी आप लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन हुकूमत की तरफ से आपको कोई बाज़पुर्स नहीं हो सकी। कल भी आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, मुतालबात भी सामने रखेंगे। आपको लगता है हुकूमत के कान पर कोई जूं रेंगेगी? देखे ना, मैं समझता हूँ सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान की मईशत तबाह और बर्बाद हो रही है। आप ये देखें कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट बढ़ा है ना इस वक्त, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, $6 बिलियन का बढ़ा है सिर्फ गंदम की वजह से। हमें 2200 अरब रुपया 2 साल गंदम का रेट कम मिला, अगर इस दफा हमें थोड़ा मुनासिब रेट मिलने लगा, यानी उसमें हमारा कोई खास प्रॉफिट भी नहीं था, वो भी आके हुकूमत ने आज रोक दिया। यानी कि आज पीरा फोर्स, फला फोर्स, फूड डिपार्टमेंट सारे लगे खरीदी। इन्होंने एक दाना आज की डेट तक, मैं चैलेंज से कहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आज की तारीख तक एक दाना इन्होंने परचेज नहीं किया। आज हमारी जो बिक गई है वो वापस आ रही है। नहीं, वेरी अनफॉर्चुनेट रिजवान रज़ी साहब, ये तो वाकई इंतहाई परेशान कुन मामला है कि हुकूमत ने डेट भी अनाउंस कर दी कि 1 अप्रैल से हम गंदम की खरीदारी शुरू कर देंगे। आज देखिए तकरीबन कोई 23 अप्रैल है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर इन्हें ओपन मार्केट से किसानों को और काश्तकारों को बेहतरीन रेट मिल गया, अब वो भी नहीं जाने दे रहे। तो मतलब इससे सर मार्केट में अलग क्योस क्रिएट होगा और किसान की जो लगी लगाई फसल है सर उसका भी बेड़ा गर्क होगा। देखिए वो जो है वो हर सूबे में जहाँ पे हार्वेस्टिंग होती है, ये अभी सिंध ने अपनी इंटर प्रोविंशियल के ऊपर मूवमेंट के ऊपर बैन किया हुआ था, और जाहिर है वो वहाँ पे तो मीडिया नहीं है ना कि उसके ऊपर बात करेंगे, वहाँ पे ना कोई किसान तंजीम है। और इधर अब पंजाब ने भी बैन किया हार्वेस्टिंग के दौरान। लेकिन मुझे इस बात सर इनकी कौन सुन लेता है? जो आप कह रहे हैं कि चले सिंध वाले में ये बात तो कर लेते हैं ना, वहाँ पे तो बात करने की भी इजाजत नहीं। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही कि जब सरकार ने 6.2 मिलियन मेट्रिक टन इस दफा का टारगेट रखा है और उन्होंने एक मैकेनिज्म भी दिया है, तो उस मैकेनिज्म को एग्जीक्यूट होने के अंदर की क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं? प्राइवेट सेक्टर ने खरीदनी है, सरकार ने फैसिलिटेट करना है, फार्मर ने बेचनी है। अब ये बात कोई पल्ले नहीं पड़ रही। प्राइवेट सेक्टर के को तो कोई महकमा जाती इंतजामात की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने वेयर हाउसेज लेके और साइलोज लेके बैठा हुआ है। अब मतलब कि ये बात पल्ले नहीं पड़ रही। लेकिन ये बात भी हकीकत है, हमारे अपने पास दोस्त हैं, उन्होंने 2800 रुपये पे खरीदी है, 2760 रुपये पे खरीदी है, बेची है भाई लोगों ने।
₹3500 ₹3600 सरकार का रेट है, हाँ जी। 2760 रुपए पे खरीदी है। मेरे रोकने के बावजूद भी मैं कहा थोड़ी देर ठहर जाओ, हफ्ता 10 दिन रख लो। उन्होंने कहा रखें कहाँ, हमने तो खेत से सीधी मंडी लेके जानी है, मंडी में ये रेट मिल रहा है। ये आपके कह रहे हैं कि चंद बातें पल्ले नहीं पड़ रही वहाँ पे। राणा साहब, एक और बड़ा अहम मामला, सूबे में 40 लाख से जायद काश्तकार की जो है ना रजिस्ट्रेशन का मामला है, ठीक है ना। जो रजिस्टर्ड हुए हैं सिर्फ वो 44,000 जिनको बारदाना दिया जाना, जिनको बारदाना सिर्फ नहीं सर, जो फरोख्त करने नहीं जो फरोख्त के हवाले से भी कहा गया है। नहीं वो फरोख्त उसी बोरियों में डाल के करेंगे ना, तो उनको बोरियां सरकार जारी करेगी कि इन बोरियों में डाल के लाएं। तो 40 लाख में से आपने 44,000 किए। और रजिस्ट्रेशन का अमल राणा साहब बहुत टीडियस है। फलाना डॉक्यूमेंट लेके आए, ढुमकाना लेके आए, ऑनलाइन जो है वो एप्लीकेशन पड़ी है, वो डाउनलोड करके अंग्रेजी में फिल करके लाए। यानी आप अंदाजा करें यार, आप वो किसान जो है वो, और फिर उसके पास उससे डॉक्यूमेंटेशन की होती है, और जो इस तमाम मराहिल में से गुजर के कर भी गए हैं कुछ 44,000 के करीब, उनको भी आज बोरियां मिलने का ऐलान हुआ है। जबकि बकौल खोखर साहब के, खालिद महमूद खोखर साहब के 80% गंदम उठ चुकी है? अपना जब हम ही ना महके फिर साहब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या, ठीक है, वो है ना शेर उसका। बिल्कुल। तो भाई जब किसान बिक गया, लुट गया, तो उसके बाद आप जितनी मर्जी गंदम की खरीदारी की मुहिम चलाते रहे। सही है राणा सर। देखिए बात ये है कि ये जो होता है ना कि जी रजिस्ट्रेशन होगी ये वो, आप मुझे बताएं, जब पेट्रोल महंगा हुआ तो पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया कि मोटरसाइकिल वालों को वो मिलेंगे। आज तक किसी को 1 लीटर भी मिला है? वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकी, ठीक है ना। आपने करोड़ों रुपए इश्तहारात पे लगा दिए, अपनी बल्ले बल्ले करवा दी, और प्रैक्टिकली किसी एक शख्स को 1 लीटर पेट्रोल जो है नहीं मिला जो आपने ऐलान किया था। अब आप नया सुन लें, मैं तो किसान नहीं हूँ, किसान तो ये हैं, लाहौर में 3000 वार्डन हैं। उन्हें ऑर्डर दिया गया कि आपने रोजाना के 25 चलान करने। मेरा अपना हुआ है, ठीक है, 3000 वार्डन रोजाना के 25 चलान करेंगे। कम से कम अगर 1000 रुपए रख लें आप, तो कितने बन गए दिन के? ये करोड़ों रुपए बन गए, ठीक है ना। इसमें अभी उनको नहीं शामिल किया जो ऊपर वो फिर रहे होते हैं, वो अफसर ज्यादा। जी, ठीक है। ये करोड़ों रुपए कहाँ जाएंगे? ये क्यों आप इकट्ठे कर रहे हैं? यार दुनिया में वर्दी बदली है। मैं सर सुन लेना, पुलिस की वर्दी बदली है, वर्दियां खरीदने पे पूरी दुनिया में ट्रैफिक का असूल ये है, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का, कि उन्होंने ट्रैफिक को स्मूथ करना है। ये सड़क रोक के खड़े होते हैं कि जी पैसे कटो पहला, जहां पे अंगूठा रखा होता है और कहते हैं चाबी ऐसे निकाल के कहते हैं जी दिखाएं वो। यानी आप क्या करना चाह रहे हैं? गोबर से सोलर तक टैक्स लगा दिया आपने, आपको चैन ही नहीं। आप किसी एक तबके को आप ये नहीं कह चाहते कि वो सुकून से रात को घर सो जाए। पता नहीं आप इंतकाम लेने आए हैं कौम से, जो आपको 8 फरवरी को आपको वोट नहीं दिए, आप उनसे इंतकाम ले रहे हैं कि अब तुमने हमें नहीं जीतने दिया तो अब हम तुम्हें देखो कैसे जलील करेंगे, हर चीज पे जलील करेंगे। ठीक है, आप किसानों की बात करें, किसान तंजीमों से भी मुझे गिला है। ये हर दफा उस वक्त क्यों चीखना शुरू करते हैं जब चिड़िया खेत चुग जाती हैं? उससे पहले क्यों नहीं ये बाहर निकलते? उससे पहले अपने हकूक के लिए क्यों नहीं खड़े होते? सारे अपनी अफसरियां या ओहदे एंजॉय कर रहे होते हैं जैसे वो अफसर कर रहे होते हैं। भैया आपको जब पता है कि ये सब कुछ होने जा रहा है, आप पहले क्यों नहीं बाहर आते? पहले आके क्यों नहीं बात करते? मुझे भी लगता है हमारा जो पूरा सिस्टम है, आई एम सॉरी टू से, हम मुझ समेत हम सब लोग एक मसनूई जिंदगी गुजार रहे हैं, एक जालसाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए हम पे वही लोग बैठते हैं जो हमसे बड़े ज्यादा जालसाज होते हैं। ठीक, मेरे पास तो कहने के लिए वक्त ही खत्म हो चुका है। नाज़रीन, प्रोग्राम कब हुआ जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।